हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का इंट्रोडक्शन डिटेल में कर चुके हैं। अभी इस लेक्चर में कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अल्टरनेटिव्स को वन बाय वन करके हमें डिस्कस करना है। पहला है आपका स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। इसी लेक्चर में स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में आया हुआ है या आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड सभी हम सोल्व कर देंगे। आपको क्या पढ़ना है पहले आप ये देख लीजिए। पेज नंबर 20 से आपका स्टार्ट होगा ये टॉपिक और आपको जाना है 4 पेजेस तक, यानी कि 23 तक आपको ये पेजेस पढ़ना है। राइट। इसके एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल नहीं है। चाहे आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हो चाहे आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए इतना पढ़ना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आपके सभी एग्जाम के पेपर सभी कुछ, चाहे एमटीपी चाहे आरटीपी चाहे पास्ट ईयर एग्जाम, सब कुछ इन्हीं में कवर हो जाएगा रिलेटेड टू स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझो कि स्टेबिलिटी का मीनिंग होता क्या है। राइट। आपने बेसिक ऑब्जेक्टिव टोटल 5 पढ़े हैं। ओल्ड सिलेबस ने तो पढ़े ही हैं, न्यू सिलेबस वालों को भी मैंने लेक्चर्स में बार बार बताया है, लेकिन अभी एक बार फिर से देख लो। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो टोटल कितने हैं? 5 है। पहला है आपका सर्वाइवल, सेकंड है स्टेबिलिटी, थर्ड है ग्रोथ, फोर्थ आता है आपका एफिशिएंसी और लास्ट आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट। राइट। सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी और लास्ट आता है आपका प्रॉफिट। जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्वाइवल की सिचुएशन को मेंटेन करती है तो उसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी। अब कहते हैं सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल का मीनिंग है कि आप एटलीस्ट कम से कम अपनी कॉस्ट को कवर कर रहे हो। ज़्यादातर ये जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अपना कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहला टारगेट किसी भी व्यक्ति का ये होगा कि एटलीस्ट वो कवर कर ले अपनी कॉस्ट को। राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है आपका सर्वाइवल। और स्टेबिलिटी क्या है? ये सिचुएशन को आप मेंटेन रखो। ऐसा ना हो कि आपने कभी तो कॉस्ट को कवर कर लिया, कभी कभी आप कॉस्ट को कवर नहीं कर पाए, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। हमेशा ऐसी आप फेवरेबल सिचुएशन में हो कि एटलीस्ट आपकी कॉस्ट आराम से कवर हो रही है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं आप स्टेबिलिटी। इसी कारण से हम इस स्टेबिलिटी की सिचुएशन को लीस्ट एक्सपेंसिव कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा नहीं है, बहुत काम आपको करना नहीं है इसमें, और रिस्क भी इसमें बहुत कम होता है। आप कहोगे कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्टेबिलिटी को? कैसे क्रिएट किया जा सकता है? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जितनी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी आराम से अचीव हो पाएगी। गुडविल को क्रिएट करते रहो, आपकी स्टेबिलिटी अचीव होती रहेगी। एक बोला गुडविल और दूसरा क्या बोला मैंने आपको? दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये तो था आपका ओवरव्यू स्टेबिलिटी से रिलेटेड। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। आपको क्या क्या लिखना है सब चीजें डिस्कस करेंगे, पहले समझ लो अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में, कि कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जो करंट मार्केट, पहला वर्ड है करंट मार्केट, दूसरा है करंट बिजनेस और थर्ड है करंट प्रोडक्ट। करंट मार्केट, करंट बिजनेस, थर्ड है करंट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो आपकी स्ट्रैटेजी होगी स्टेबिलिटी। द स्ट्रैटेजी विच इज रिलेटेड टू स्टेइंग इन द करंट बिजनेस, करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट कॉल्ड द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आपको सेम प्रोडक्ट जो आप पहले से ही बिजनेस जिसका कर रहे हो उसी को, और सेम मार्केट में, उसी मार्केट में आप सर्व करते हो। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, उसी प्रोडक्ट को उसी मार्केट के अंदर आप सर्व करते हो। कोई आगे अपने प्रोडक्ट को नहीं बढ़ाते हो, डेवलपमेंट नहीं करते हो, कोई नया प्रोडक्ट लेके नहीं आते हो। यदि नया प्रोडक्ट लेके आओगे तो किसी और अल्टरनेटिव में हम चले जाएंगे। राइट। ये बात क्लियर हो गई। दोबारा से, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका मेन पर्पस है कि आप उसी करंट बिजनेस में रहो या उसी करंट मार्केट में रहो या उसी करंट प्रोडक्ट में आप सर्व करो, तो उसे कहते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। यही वर्डिंग आपको लिखनी है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि इसमें हमेशा फर्म कंटिन्यू क्या करती है? उसी सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में सोल्ड आउट करती है। थर्ड पॉइंट क्या है? आप लिख सकते हैं इसमें कि इसमें हर एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो उसको मिला है उसी में सेटिस्फाई है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मान के चलो आपके आसपास में कोई भी एक किराना की एक छोटी सी शॉप है।
राइट। अब ये जो शॉप है उनका जितना काम है उसी में वो सेटिस्फाई है, ना तो वो अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, ना कोई वो नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, ना ही कहीं किसी अलग अलग मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट की वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो कस्टमर आते हैं उनको वो सामान देते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी। वो उसी में खुश है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसमें आप कहेंगे द फर्म या ऑर्गेनाइजेशन स्टेज सेटिस्फाइड इवन विद लिटल इंक्रीमेंटल ग्रोथ। दैट मीन्स प्रॉफिट या आप कहो सेल, आज सेल आपकी मान के चलो 10,000 की हुई है, कल को सेल आपकी 15,000 की हो गई, नेक्स्ट टाइम पर आपकी जो सेल है वो 12,000 की हो गई, तो वो उसी में सेटिस्फाई है, उनको आगे काम नहीं करना है, नहीं बढ़ाना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी काम में आती है। हम करेंगे किसके लिए बेनिफिट है या क्यों ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी व्यक्ति अप्लाई करता है, क्यों ये डेवलप हुई थी स्ट्रेटेजी, सारे क्वेश्चन लेंगे। अभी तो सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है, इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है। तो मीनिंग में आपको 3 चीजें लेनी है। पहला कि आपका हमेशा इस स्ट्रेटेजी में आप स्टे किसके साथ करते हो, करंट मार्केट, करंट बिजनेस या करंट प्रोडक्ट, ये 3 वर्ड कीवर्ड लेने हैं। आपके स्टडी मटेरियल में भी यही लाइनें दी गई हैं। नेक्स्ट है कि इसमें आप उसी सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में ही सर्व करते हो। और थर्ड है कि आप सेटिस्फाई हो किससे, लिटिल इंक्रीमेंटल ग्रोथ से। आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, जितनी ग्रोथ चल रही है बस उससे आप सेटिस्फाई हो। तो ये आपका थर्ड बुलेट पॉइंट हुआ। राइट, एक बार पढ़ा दूं आपको, चलो एक बार ये तीनों पॉइंट आप देख लीजिए। पहला, द स्ट्रेटेजी विच इज रिलेटेड टू स्टेइंग इन द करंट बिजनेस, करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर फर्म हमेशा कंटिन्यू करती है, क्या सर्व करती है, सेम प्रोडक्ट और सेम मार्केट के अंदर। लास्ट पॉइंट है, इस स्ट्रेटेजी में हमेशा जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है सेटिस्फाई रहती है अपनी लिटिल इंक्रीमेंटल ग्रोथ से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, आज सेल 10,000 की है, नेक्स्ट डे आपकी 15,000 की हो गई और नेक्स्ट डे 12 हो गई, तब भी वो हैप्पी ही है, उनको ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए। तो उनके लिए ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी परफेक्ट होती है। तो इनके कुछ फीचर्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, वो भी हम करेंगे डिस्कस आपके साथ। तो सबसे पहले फिर आप चलते हैं फीचर्स पर। फीचर्स क्या, पहले समझ लेते हैं एंड देन फिर रीड भी कर लेंगे। पहला वर्ड लिखेंगे आप, सेफ्टी ओरिएंटेड है। फीचर्स की कहानी स्टार्ट की है मैंने अब आपके साथ। सेकंड बुलेट पॉइंट, मीनिंग हम कर चुके हैं, फीचर्स पे आइए। सबसे पहला फीचर है दैट इज सेफ्टी ओरिएंटेड। ये स्ट्रेटेजी हमेशा सेफ साइड काम करती है। जो व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकते या रिस्क अपनी लाइफ में नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी हमेशा परफेक्ट होती है। ठीक है, अच्छा एक एक्स्ट्रा मैं बताती हूँ आपको, बाद में फिर से बोलूंगी। ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी आपकी कहाँ काम आती है, रिसेशन के टाइम पर, जब बहुत मंदी चल रही है, जैसे अभी का टाइम है, तो उस टाइम पर ये वाली स्ट्रेटेजी सबसे परफेक्ट होती है। ठीक है, तो किस टाइम के अंदर सब कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे परफेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में बनके बहुत बार आ चुका है, आपको सैंपल में भी बहुत जगह दिखता होगा और चांसेस भी ऐसे क्वेश्चनों के आने के ज़्यादा रहते हैं। तो आप कहेंगे रिसेशन के टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है, हमेशा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। ये क्यों है, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर कभी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ही नहीं है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, लो रिस्क है, बिल्कुल अभी बोला था मैंने, लीस्ट एक्सपेंसिव है, पैसा भी ज़्यादा लगता नहीं है, रिस्क भी नहीं है। नेक्स्ट आप कहेंगे कि हमेशा इस स्ट्रेटेजी की जो कंसंट्रेशन है वो आपके करंट रिसोर्सिस पर रहती है। दैट मीन्स जो आपके पास है उसी को यूज करके बेटर अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जाता है। करंट रिसोर्सिस जो आपके पास पहले से अवेलेबल है उसको ही यूज करने पर कंसंट्रेट करती है ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये तो मैंने बोल ही दिया कि सुटेबल कहाँ पर है, रिसेशन में, तो ये पॉइंट भी आप बना सकते हो, दिस स्ट्रेटेजी इज सुटेबल इन द रिसेशन टाइम पीरियड। ठीक है, एक बार दोबारा से बोलती हूँ, मैंने आपको बोला फीचर्स में स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज बेसिकली सेफ्टी ओरिएंटेड, राइट। नेक्स्ट लिखा आपने कि दिस स्ट्रेटेजी डजंट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, या आप ऐसे कहें ह्यूज फ्रेश इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। ह्यूज फ्रेश इन्वेस्टमेंट कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दिस स्ट्रेटेजी हैज़ लो रिस्क, बहुत कम रिस्क है। नेक्स्ट आप कहेंगे कि दिस स्ट्रेटेजी कंसंट्रेट्स ऑन करंट रिसोर्सेज। एंड लास्ट,
दिस स्ट्रेटेजी इज सुटेबल इन अ रिसेशन टाइम पीरियड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, वो आपका फीचर का पॉइंट भी बनेगा। पहले क्वेश्चन को समझ लो एंड देन फिर हम उसका बुलेट पॉइंट बना लेंगे। क्वेश्चन कहता है, इज द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी और अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी? कहता समझ नहीं आया, तो मैं लिखती हूँ एक बार, फिर आपको समझ में आएगा। क्या आप इस स्ट्रेटेजी को डू नथिंग स्ट्रेटेजी कहोगे? डू नथिंग स्ट्रेटेजी, क्या आप इस स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं करते? ऐसी स्ट्रेटेजी है क्या ये? कहता नहीं। तो आप क्या आंसर देंगे? दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि आप एक्सप्लेन करें कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी आया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, वो समझिए। सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि ये स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है कि इसमें आप कुछ नहीं करते, कुछ तो करते हो, लेकिन आईसीएआई ने जो वर्डिंग दे रखी है वो ऐसी ही दे रखी है, इसलिए मैंने भी इसी तरीके से आपको समझाया है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी। वाई? क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हमेशा न्यू डेवलपमेंट पर ट्रैक रखती है, यानी कि दिस स्ट्रेटेजी कीप्स ट्रैक ऑन न्यू डेवलपमेंट। क्यों रखती है? ताकि इस स्ट्रेटेजी से उनको बेनिफिट मिलता रहे, सो दैट द स्ट्रेटेजी प्रोवाइड द बेनिफिट, राइट। तो ये पॉइंट तो क्लियर हुआ अच्छे से। दोबारा बोलती हूँ मैं, ये स्ट्रेटेजी आपकी नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये न्यू डेवलपमेंट पर हमेशा फोकस करती रहती है, ताकि ये स्ट्रेटेजी का भी फायदा उनको मिलता रहे। अब न्यू डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? जैसे मैंने कहा, आपको एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति अपनी 10,000 या 15,000 या 12,000 की सेल में बहुत खुश है, वो नए प्रोडक्ट को नहीं लाना चाहता। दैट मीन्स वो खुद डेवलप नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पर भी ट्रैक ना रखे, उनको ध्यान में ना दे। ऐसे नहीं ध्यान देगा तो वो तो बिजनेस से बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, बिजनेस को वो अपना कंटिन्यू कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि हाँ, कुछ तो काम किया जाता है, लेकिन वो कुछ में आप ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेटेजी डू नथिंग है, ये आप कहेंगे नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी है। तो फिफ्थ पॉइंट आपका क्लियर हुआ, दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी। उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि हमेशा ये स्ट्रेटेजी ट्रैक रखती है न्यू डेवलपमेंट पर, ताकि स्ट्रेटेजी से फायदा मिलता रहे, बेनिफिट मिलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिक्स है कि ये कभी भी जो स्ट्रेटेजी है डजंट रीडिफाइन द बिजनेस। आपको क्या लिखना है? दिस स्ट्रेटेजी डजंट रीडिफाइन द बिजनेस, दोबारा से बिजनेस को रीडिफाइन नहीं करती है। ये बुलेट पॉइंट है। दैट शॉर्ट में यदि मैं बोलूं तो वही मीनिंग हुआ कि एक्सपेंशन की तरफ ध्यान नहीं देती है। सेवंथ पॉइंट कहेंगे, दिस स्ट्रेटेजी डजंट परमिट द रीन्यूअल प्रोसेस। क्या वर्ड बोला है? डजंट परमिट रीन्यूअल प्रोसेस। अब ये रीन्यूअल प्रोसेस का मीनिंग क्या है? किसका है ये प्रोसेस? अब प्रोसेस है तो कहीं ना कुछ एक्टिविटी का तो होगा। ऑफ ब्रिंगिंग न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट, नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको ये परमिट नहीं करता, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो इसमें चाहिए नहीं है। तो ये पॉइंट आपको लिखना है। क्या था और क्या लिख सकते हैं? चलिए और आ जाइए एट पॉइंट पे। एट पॉइंट आप लिखेंगे कि ये जो स्ट्रेटेजी है हमेशा ट्राई करती है अपने फंक्शनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के। कहता है क्या है? दोबारा बोलती हूँ मैं, फंक्शनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, इन्हेंस करने की कोशिश करती रहती है हमेशा, यानी कि अपनी ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्हेंस करने की काम ये स्ट्रेटेजी हमेशा करती रहती है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ आपको, जो मैंने नए बुलेट पॉइंट लिखे हैं सारे कर लो एक बार। पहला, सेफ्टी ओरिएंटेड है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं है, लो रिस्क है, कंसंट्रेट करती है करंट रिसोर्सेज पर, रिसेशन के अंदर बहुत सुटेबल है, नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी है। क्यों है? क्योंकि ये हमेशा ट्रैक रखती है न्यू डेवलपमेंट का, ताकि इस स्ट्रेटेजी से फ़ायदा मिलता रहे। नेक्स्ट आप कहेंगे कि इस स्ट्रेटेजी में कभी भी आप बिजनेस को रीडिफाइन नहीं करते हो, ना ही रिन्यूअल प्रोसेस को परमिट करती है ये स्ट्रेटेजी। और लास्ट है आपका कि ये स्ट्रेटेजी हमेशा ट्राई करती है ताकि आपके फंक्शनल जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। ये एट्थ पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ये सब आप फीचर्स में लिख सकते हो, जितना भी आपके पास टाइम होगा एग्जाम में उसके हिसाब से आप लिखेंगे। जो मेन बुलेट पॉइंट मैंने आपको ये करवाया
ये 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, उनको जरूर आप एक बार कर लेंगे क्योंकि इनके MCQ बन के आ सकते हैं। प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, एक्सरसाइज के अंदर न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे। यहाँ पर हमारे फीचर्स ओवरऑल कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि ये स्ट्रेटेजी किन के लिए यूजफुल है। पहला, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुकी हैं, जो मैच्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए स्ट्रेटेजी परफेक्ट है। कहता कोई एग्जांपल दो, बिल्कुल बहुत सारे एग्जांपल हैं। जो आपकी गवर्नमेंट के जितने सेल है, ONGL है, राइट, उनके लिए ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है। कहता और कोई? यस बिल्कुल। एक है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको अभी अपनी प्रॉफिट पोजीशन को मेंटेन रखना है या मार्केट की पोजीशन को मेंटेन रखना है, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी परफेक्ट मानी जाती है। तो एक बार दोबारा से देखिए, किन के लिए ये स्ट्रेटेजी सुटेबल है, यूजफुल किन के लिए बेस्ट है। एक तो मैच्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे ONGL है, सेल है, राइट। एक है बहुत छोटी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन अभी मार्केट पोजीशन अभी बनी नहीं है, प्रॉफिट पोजीशन अभी उनकी आई नहीं है, उनको मेंटेन करनी है अभी ये पोजीशन, तो उनके लिए भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अच्छी मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि वाई वी यूज दिस स्ट्रेटेजी या वाई वी अडोप्ट दिस स्ट्रेटेजी। हम क्यों इस स्ट्रेटेजी को अडोप्ट करें? अल्टीमेट देखा जाए तो फायदा बताना है। पहला है लो रिस्क है। फायदे बताते जाओ, बस फीचर्स में से ही निकलेंगे, लेकिन बोलना तो है, समझना तो है, क्योंकि क्वेश्चन आया तो कैसे लिखेंगे। लो रिस्क है, इसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू अदर अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति जिनको इस स्ट्रेटेजी में कंफर्ट आने लग गया, उनको मजा आने लग गया है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। वो जो व्यक्ति एक्सपेंशन को एज अ थ्रेट मानते हैं, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी परफेक्ट है। ठीक है, जिनको कंफर्ट फील होता है, पीपल फील कंफर्टेबल विद द, जो व्यक्ति कंफर्ट फील करते हैं स्ट्रेटेजी में, वो भी अडॉप्ट करेंगे। और नेक्स्ट है जिनको एक्सपेंशन से डर लगता है या थ्रेट उनको फील होता है कि एक्सपेंशन का मीनिंग ही क्या है, थ्रेट से है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी परफेक्ट मानी जाती है। वही व्यक्ति इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करेंगे। हम क्यों अडॉप्ट करें? क्योंकि इसमें कम रिस्क है। नेक्स्ट है कंफर्टेबल बहुत है ये स्ट्रेटेजी। थर्ड है कि बहुत चेंजेस इसमें कम होते हैं। और जो व्यक्ति एक्सपेंशन को ऐसे देखते हैं जैसे थ्रेट है, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, हल्का हल्का डिफरेंस है, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझना। वाई दिस स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड, हम अडोप्ट क्यों करें, वो तो रीजन अलग थे। हम इस स्ट्रेटेजी को हमने डेवलप क्यों किया है, वाई दिस स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड, ये स्ट्रेटेजी क्यों डेवलप हुई। तो है तो मिलते जुलते ही फीचर से, या जो हमने अभी बुलेट पॉइंट किए हैं, लेकिन ICI ने उसको कुछ और तरीके से प्रेजेंट किया है, इसलिए हमें भी उसको एक बार समझ के जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो मैं अभी आपको ये डिस्कस करवा रही हूँ, दोबारा से बोलती हूँ। वाई दिस स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड, ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्यों डेवलप की गई। तो आप कहेंगे सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी इसलिए डेवलप की गई ताकि जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके। टू सेफगार्ड द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस दिस स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड। तो आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो, जो हमारा पहला पॉइंट था कि ये स्ट्रेटेजी हमेशा सेफ्टी प्रोवाइड करती है, तो आप क्या कहेंगे, टू सेफगार्ड द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस, दैट्स इट। सेफ्टी के लिए ये स्ट्रेटेजी डेवलप की गई थी, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव जो पहले डिफाइन किए थे उनको ही परस्यू करना चाहते हो। हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन जब इस्टेब्लिश होती है, नया बिजनेस किसी का स्टार्ट होता है, तो वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव को लेके चलता है, राइट। अब आप उन्हीं ऑब्जेक्टिव को परस्यू करना चाहते हो, तो टू परस्यू डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव पहले से ही मेंशन किए गए थे, उनको परस्यू करना है, तब ये उसी के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। नेक्स्ट है, आप ये कह सकते हैं कि जो आपने बिजनेस पाथ चूज किया था उसी को आपको कंटिन्यू करना है।
एक तो वो बिजनेस में जो ऑब्जेक्टिव आपने पहले डिफाइन किए गए थे उन्हीं को आप करना चाहते हो। इसी तरीके से टू कंटिन्यू इन द चूजन बिजनेस पाथ, जो बिजनेस का रास्ता आपने पहले डिसाइड किया था जब आपने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची थी, उसी को आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, टू कंटिन्यू इन द चूजन बिजनेस पाथ, राइट। नेक्स्ट आप कहेंगे फोर्थ बुलेट पॉइंट में कि आपको अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है। ये इसी तरीके से है जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बोला था कि आप अपने रिसोर्सिस को, जो करंट रिसोर्सेज है उस पर कंसंट्रेशन करना चाहते हो, तो उसी के लिए आपने ये वर्डिंग लिखनी है, टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि आप अपने बिजनेस के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से ऐसे यूज़ करो ताकि उनसे मैक्सिमम रिटर्न ले सको। आपका ये पर्पस हो सकता है, इस कारण से भी ये स्ट्रेटेजी डेवलप की गई। तो लास्ट आप कहेंगे टू ऑप्टिमाइज रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न आपको लेनी है, किससे? उन्हीं करंट जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसी से, टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न्स ऑन द रिसोर्सेज। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि ये स्ट्रेटेजी क्यों डेवलप की जाती है या क्यों अडोप्ट की जाती है। सिमिलरली क्वेश्चंस है, अडोप्ट में आपको अपनी इच्छा से बोलना है, डेवलप्ड में आईसीआई ने ये वर्डिंग दे रखी है इसलिए आपको ये लिख के आनी है। अब पहला, ताकि सेफ्टी प्रोवाइड करता है, आप भी चाहते हो कि जो बिजनेस में मैंने पहले डिफाइन ऑब्जेक्टिव किए थे उन्हीं को मैं परस्यू करूं, जो मैंने बिजनेस का जो पाथ पहले डिसाइड किया हुआ था उसी को मैं कंटिन्यू में रखूं, जितने भी बिजनेस के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको मैं मेंटेन रखना चाहता हूं, या जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बेटर तरीके से इस तरीके से यूज़ करें ताकि मेरी रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। यदि आपके ये इनमें से ऑब्जेक्टिव हैं तो ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी आपके लिए परफेक्ट है, आप अडॉप्ट करोगे। इन्हीं कारण से ये स्ट्रेटेजी डेवलप की गई थी, राइट। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन और है कि जो मैंने आपको बोला था कि रिसेशन के टाइम पीरियड पे ये स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, क्यों है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्यों क्या लिखेंगे इसके अंदर उसको भी बताना मेरा काम है, तो उसको एक बार समझ लो। ये तो बता दिया था कि रिसेशन के टाइम में ये स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, लेकिन क्यों है उसको समझना भी तो जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन आया, व्हाट इज ग्रैंड स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन के दौरान में ये कौन सी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का अल्टरनेटिव काम में आता है? तो आपका आंसर क्या होगा? रिसेशन। तो रिसेशन के टाइम में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले स्टेबिलिटी का इंट्रोडक्शन यानी मीनिंग के जो 3-4 लाइनें हैं वो लिखेंगे, फीचर्स जितने 8 पॉइंट दिए हैं वो लिख देंगे, और यदि वाई पूछा जाए तो फिर जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उनको और लिख देना। देखो रिसेशन के टाइम पे होता क्या है इसको लिखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा काम आएगा, ज़्यादा नहीं है, समझा देती हूँ, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। रिसेशन के टाइम पे होता क्या है, डिमांड जितनी भी प्रोडक्ट्स की है, जितनी भी सर्विसेज की डिमांड है वो क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। रिसेशन का मतलब ही क्या है? मंदी, यानी कि हर जगह पर मंदी का मतलब है डिमांड का कम होना। अब डिमांड यदि कम होगी तो प्रॉफिट तो अल्टीमेटली कम होगा, क्योंकि सेल यदि कम है तो प्रॉफिट तो कम होना ही है। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती थी यानी एक्सपेंशन करना चाहती थी उसको वो रोक देगा, क्योंकि प्रॉफिट तो कम हो ही रहा है, डिमांड है नहीं मार्केट के अंदर, तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसी कारण से जो बिजनेस हैं वो अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर पर ही काम करते हैं। एग्जिस्टिंग मार्केट पर काम करने को ही हम क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी। जो मैंने फर्स्ट बुलेट पॉइंट में आपको बोला था, एग्जिस्टिंग यानी कि करंट मार्केट, करंट बिजनेस, करंट प्रोडक्ट पे जब आप रह जाते हो तो उसी को कहते हैं स्टेबिलिटी। तो यानी कि वो कंपनी जब रिसेशन के टाइम पीरियड पे सर्वाइव करना चाह रही है तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी परफेक्ट है? दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस आपके साथ कर ही लिया है, नोट डू नथिंग स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल डू नथिंग स्ट्रेटेजी नहीं कहेंगे, नोट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी कहेंगे। तो इसी पर आपका स्टेबिलिटी के ये सभी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। मैं आपको एक बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन शो कर देती हूँ, क्या हमने ये सब कवर कर लिया या नहीं कर लिया। सबसे पहले देखिए मीनिंग कर चुके हैं, फीचर्स मैंने आपको क्लियर करवाए सारे के सारे बुलेट पॉइंट के, और वाई भी यूज भी कर चुके हैं, वाई दिस स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड, और नोट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी का जो एक क्वेश्चन लास्ट है वो भी आप देख लीजिए, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये स्टेबिलिटी का लेक्चर अच्छा लगेगा, और जहाँ पर मैंने आपको थोड़े से कम समय में आपके सभी क्वेश्चनों को कवर कर दिए हैं। अब जो लेक्चर्स यूट्यूब पर देखेंगे उनके लिए एक छोटी सी कहानी है। देखिए, आप यदि वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं,
इसी कारण से हमें मोटिवेशन मिलता है। यकीन मानो हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। जब हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं या वीडियो पे व्यूज आते हैं तो हमें लगता है चलो इतने स्टूडेंट्स का फायदा हो रहा है। थोड़े से बच्चे देखेंगे तो उसमें हमें लगता है कि हम आपको कंटिन्यूटी में लेक्चर नहीं दे पाएंगे। यदि आप लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे तो हम भी आपको कंटिन्यूटी में लेक्चर्स अपलोड करके दे पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपकी हम मैक्सिमाइज में हेल्प कर सकें फॉर श्योर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ नई स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव, दैट इज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव। बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में ही सब कुछ कवर करने की, बट देखेंगे कितने लेक्चर्स इस पर लगते हैं। अच्छे से करेंगे, ऐसा नहीं है भागवा दौड़ करेंगे। आपको समझ में आना चाहिए। लेक्चर चाहे एक एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन हम अच्छे से कवर करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।